वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। माई सेल्फ विनीता। तो आज की क्लास में हम डीएसएसपी कंप्यूटर साइंस में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री देन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैनी अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट। यानी कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उसके साथ में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड और सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एक्सेट्रा। This statement given above shows that social science subjects are dash in nature। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे रिलेटेड सोशल साइंस के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, उसकी प्रकृति के बारे में क्या पता चल रहा है। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट, सेकंड है इंटरडिसिप्लिनरी और थर्ड है इंटर रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह भी है कि हम उसके साथ साथ और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो जैसे कि हमारी एंशिएंट चीज़ें हो गई हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिकल चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो इसका जो नेचर होगा वो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सब सब्जेक्ट्स अगर इन सब चीज़ों से रिलेट हो रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, एक स्वतंत्र चीज़ नहीं है। सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें हम मैप्स पढ़ते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी से। पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो वो उसमें भी हमारे डाटा आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो ये सब आपस में मिले होते हैं। पॉलिटिकल में पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारी हिस्ट्री सामने सारी आती है। तो ये आपस में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट तो होते नहीं है, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट ऑप्शन है वो नहीं हुआ और खाली इंटरडिसिप्लिनरी और इंटर रिलेटेड दोनों आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा हुआ है कि विच वाइल टीचिंग आर चिल्ड्रन हाउ टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी कीप्ड इन माइंड। यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा हुआ है कि वाइल टीचिंग अ चिल्ड्रन हाउ टू टीच। यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी कीप्ड इन माइंड। यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाते तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट में है कि द मटेरियल यूज मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑफ द लेवल ऑफ चाइल्ड। यानी कि जब हम जो चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसी के स्तर पे होना चाहिए, उसी के लेवल पे होना चाहिए। आप किसी 5th क्लास के बच्चों को 12th क्लास की चीज़ नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। और सेकंड में बोला हुआ है कि द मटेरियल शुड बी इन लैंग्वेज दैट द चाइल्ड इज फैमिलियर विद। यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी उसी भाषा में होना चाहिए, किसी और भाषा में नहीं। तो ये दोनों ही बातें हमें करेक्ट दिख रही हैं। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक बच्चे को पढ़ने में मदद करेगा। उसके लेवल पे भी होना चाहिए और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से भी, जो हम पाठ्य सामग्री उसको पढ़ा रहे हैं, मटेरियल जो हम उसको दे रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्प अ टीचर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पार्टिसिपेटरी इन सोशल साइंस। यानी कि जब हम सामाजिक विज्ञान में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसी कौन सी अप्रोचेस के थ्रू एक अध्यापक क्या कर सकता है, बच्चों को उसमें और पार्टिसिपेट करने में मदद करवा सकता है। उसकी जो अधिगम हो रहा है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस हो रहा है ना, उसको और अच्छी तरीके से करवा सकता है। तो फर्स्ट है कि बाय अरेंजिंग डिबेट डिस्कशन ऑन emerging social science issues, for example dowry, population growth etc. सेकेंड है बाय टीचिंग स्टूडेंट्स डेट हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन में था कि हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को डिबेट करवा सकते हैं। हम उनमें क्या कर सकते हैं कि आपस में ऐसा डिस्कशन करवा सकते हैं जिससे क्या हो सकता है उनमें जो खुद की जो लर्निंग प्रोसेस है और
तो इससे क्या होगा, देखो डिबेट में पार्टिसिपेट करवाने से होगा कि बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। डिस्कशन में भी यही चीज़ होती है कि सब बच्चे इकट्ठा होकर किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। डाउरी पे हो गया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे उनका क्या होगा, उनकी खुद की सोच की जो उनकी समझ है वो कहीं ना कहीं बातें बाहर आएंगी, और ये कहीं ना कहीं उनके लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है कि बाय टीचिंग स्टूडेंट्स दैट हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो देखो अब ये सब चीज़ें होंगी अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सोशल साइंस में, इन सब चीज़ों के थ्रू लर्निंग प्रोसेस में, तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से होगी, वो है उनकी कोऑपरेशन की जो चीज़ें हैं, वो जो आपस में उनका जो डिस्कशन हो गया या फिर कुछ भी हो गया कि आपस में कैसे चीज़ों को बात करते हैं या फिर, तो ये सब क्या हो गया, पार्टिसिपेशन के थ्रू ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, और ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा दिया था वो फर्स्ट एंड सेकंड वो करेक्ट हो जाता है, जबकि सेकंड में नीदर फर्स्ट और सेकंड की बात की है, तो जब ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है तो ये हमारा नहीं होगा। थर्ड में ओनली फर्स्ट की बात की थी तो वो भी नहीं होगा। फोर्थ है ओनली सेकंड, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट, जो कि है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर टाइप ऑफ प्ले फॉर अ चाइल्ड, यानी कि इसमें बोला हुआ है कि एक छोटे बच्चे के लिए इसमें से कौन सा एक मेजर टाइप है प्ले का। तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्ले, सेकंड है फंक्शनल प्ले, थर्ड है ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट है ओनली सेकंड है सेकंड एंड थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहली बात कंस्ट्रक्टिव प्ले क्या होता है, जहाँ पर बच्चे चीज़ों को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे मिट्टी से ज़्यादा खेलते हैं तो खिलौने मिट्टी से बनाते हैं, या फिर हम पजल्स की बात करें तो जो रीडर आजकल तो जो हम प्ले स्कूल्स में देखते हैं कि, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव प्ले, जो वो लोग खेलते हैं क्यूब से, इन सब से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव प्ले, तो ये भी हिस्सा होता है। सेकंड है फंक्शनल प्ले। देखो फंक्शनल प्ले में क्या होगा, जब वो कोई ना कोई क्या करते हैं रोल, फंक्शनल प्ले यानी कि वो कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं, चीज़ों को सीख, जैसे बॉल फेंकना, खेलना, ये सब फंक्शनल प्ले हो गया, क्योंकि उसमें उनका कुछ ना कुछ कार्य यानी कि फंक्शन हो रहा है। सेकेंड है ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। देखो ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले में तो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो कुछ कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं रहते हैं कि हम कुछ सुपरमैन है या फिर ये है, ड्रामेटिक यानी खुद को एक तरीके से उस टाइप का प्ले। तो ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं वो हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि ये एक टाइप के प्लेस होते हैं जो बच्चों में यूज़ होते हैं, छोटे बच्चों से यूज़ करते हैं सीखने के लिए। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ टीचर इन द थीम बेस्ड इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इसमें जो थीम बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है और केयर एजुकेशन की बात हो रही है, इनमें से क्या होगा, ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट, नीड एंड कैपेबिलिटीज एंड द पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बच्चों के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ की बात की जा रही है और डेवलपमेंट की बात हो रही है। सेकंड में बात हो रही है क्रिएट नर्चरिंग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। यानी कि इससे क्या होगा, एक बच्चों को नर्चर करने के लिए और उनके जो आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये डेवलप होगा। तो देखिए ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि ये ही इन सब का मेन रोल, एक एज ए रोल ऑफ टीचर का ये रोल होता है कि आप बच्चों की क्षमता को देखिए, उनकी कैपेसिटी को देखिए, बच्चों की उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कीजिए, और कहीं ना कहीं ये बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, रिलेशनशिप का जो होता है क्लासरूम में, उसकी बात होती है। और इसी वजह से जो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों ही करेक्ट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमारा 4th है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट इन साइंस मैथमेटिक्स मे गिव प्लेजर टू द पीपल एज रिजल्ट ऑफ विच सी इज़ मोटिवेटेड टू अंडरटेक सिमिलर। देखो इसमें ये पूछा हुआ है कि अगर हम किसी बच्चे को किसी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करवाते हैं, जैसे साइंस और मैथ के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उससे अगर बच्चा को खुद प्रिपेयर करे तो उससे एक छात्र को, एक पुपिल को, बच्चे को अंदर से खुशी महसूस हो रही है, और एज अ रिजल्ट, यानी कि क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही सी इज़ मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड
अंडरटेक सिमिलर एक्टिविटीज ऑन हिज ओन। यानी कि अब देखो इससे क्या होगा कि अब ये सब चीज़ें जब वो खुद करने लगता है तो उसे अंदर से खुशी महसूस होती है और वो क्या करता है, वो और अंदर से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो देखो इसमें सिंपल पूछा हुआ है कि मोटिवेशन किस टाइप का है। ये पहला ऑप्शन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेकेंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि बच्चा जब ये मैथ और साइंस के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, खुद कर रहा है, तो उसे अंदर से महसूस हो रही है खुशी, और कहीं ना कहीं वो उसे करने के लिए अंदर से मोटिवेट हो रहा है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो मैंने ये मोटिवेशन होती है कि जब आप किसी कार्य को करने के लिए आपको किसी बाहर की तत्वों की जरूरत नहीं पड़ रही, आप खुद ही उस काम को करने के लिए जिज्ञासा आप में आ रही है। तो ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट हो गया। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी फैक्टर नहीं आ रहा है, ये जो बच्चा सीख रहा है वो खुद की खुशी के लिए सीख रहा है और खुद इस वजह से काम को और अच्छे से कर रहा है। इस वजह से ये खाली हमारा क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, किसी चीज़ को कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। फर्स्ट है कि टू अप्लाई एडिशन ऑफ 2 डिजिटल नंबर्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में 2 एडिशन का सब्जेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों ही हम अब से सीखने के बाद इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाता है। नीदर वन एंड, और बाकी ऑप्शन जो दे रखे हैं नीदर फर्स्ट और सेकंड वो भी गलत है, थर्ड है ओनली सेकंड वो भी गलत है, और फोर्थ भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट, बोथ, वन एंड सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट फैसिलिटेशन इन आर्ट एजुकेशन। यानी कि जब हम आर्ट एजुकेशन बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है कि हेल्पिंग द चाइल्ड बाय गिविंग फ्री एक्सेस टू हैंडलिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद अ कॉजन फॉर केयर। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों को मदद कर रहे हो किस चीज़ में, कि आप बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहते हो। कैसे? कि वो उसे अच्छे से, बस इसके साथ कि वो उसे एक अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। कॉजन फॉर केयर यानी कि आप उसको सिखा रहे हो कि उसे अच्छे से उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा आर्ट एजुकेशन का पार्ट है। इससे आर्ट एजुकेशन म्यूज़िक की जो हमारी नॉलेज है वो अच्छी हो रही है, तो ये सही नहीं होगा, ये सही है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड है कि प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ आर्ट मटेरियल फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड टू चूज एंड पिक एंड इनोवेट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों को बहुत सारे आर्ट मटेरियल दे रहे हो ताकि वो चूज कर सके, पिक कर सके, इनोवेट कर सके, सीख सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आर्ट मटेरियल देने की बात हो रही है ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा है आर्ट एजुकेशन को। तो ये दोनों ही ऑप्शन आर्ट एजुकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि उसे बढ़ावा देते हैं, तो इस वजह से ये दोनों ही सही हैं। तो जो हमारे ऑप्शंस में दे रखा है नीदर फर्स्ट एंड सेकंड और वो, तो वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। और हमसे क्या पूछा हुआ था, नहीं की बात हो रही थी कि जो आर्ट एजुकेशन को फैसिलिटेट नहीं करता है, तो ये दोनों ही फैसिलिटेट करते हैं। इस वजह से नीदर फर्स्ट और सेकंड यानी कि इन दोनों में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट हो जाता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं होगा, ना ही ओनली सेकंड और फोर्थ भी नहीं है, इस वजह से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि द सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज फॉर 3rd to 5th इज वूवन अराउंड द 6 इंटरकनेक्टेड थीम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दोज थीम्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम 3rd से लेकर 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बात हो रही है, जो पर्यावरण शिक्षा की बात होती है, उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि 6 थीम्स यानी कि
6 तरह के ऐसे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं जो आपस में क्या है, भुवन यानी कि मिले जुले हुए हैं। तो वो टॉपिक्स की बात करें, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन सा सही था ये बताना था। फर्स्ट था शेल्टर, सेकंड था वाटर और थर्ड था फूड। तो ये तीनों ही इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड है। जैसे शेल्टर की बात करें, वाटर की, ये कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं, इन्वायरमेंट एजुकेशन के टॉपिक से मिले हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमारे तीनों ही करेक्ट हो जाता है। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओनली सेकंड नहीं, क्योंकि ये तीनों ही इंटर कनेक्टेड होता है। जैसे सोशल साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, इस वजह से ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि डैश एडवर्स टू द प्रिंसिपल दैट नॉलेज अराइज फ्रॉम एक्सपीरियंस एविडेंस गैदर स्पेसिफिकली यूजिंग सेंसेस। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि आखिर किस टाइप का ऐसे नॉलेज होती है, ज्ञान होता है जो किसके थ्रू हम एक्वायर करते हैं, यानी कि किसके थ्रू हमें मिलती है, सेंसेस के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू। यानी कि बेसिकली यहाँ पे सेंसेस की बात हो रही है। हमारे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, हमें जो एविडेंस मिला है, वो किसके थ्रू, सेंसेस की, यानी कि ज्ञान इंद्रिया। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन था स्केप्टिसिज्म और सेकंड था एम्पेरिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये होगा कि जो स्केप्टिसिज्म है वो नहीं होगा, क्योंकि स्केप्टिसिज्म में ये होता है कि आप क्या करते हो कि आप ना, आपका जो विश्वास होता है, इसमें ये होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि आप किसी भी एक चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते जो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बल्कि एम्पेरिज्म यहाँ पे, एम्पेरिसिज्म यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो उसमें ये होता है कि आपकी जो, आप जो भी नॉलेज ग्रैब करते हो, जो भी सीखते हो, वो थ्रू किसके सीखते हो, अपने सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस के थ्रू। जैसे कि देखना हो गया, कलर को देखना, किसी चीज़ को देखना, वो आप नॉलेज ग्रैब करते हो। स्मेल हो गया, तो वो भी आप कैसे स्मेल को, है ना, टच से थ्रू, इसके थ्रू। तो ये क्या होगा, ये एम्पेरिकल नॉलेज का हिस्सा होता है, जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, बेसिकली अपने सेंसेस के थ्रू हम गैदर करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ओनली सेकंड ऑप्शन था वो करेक्ट था, और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं था। और जो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड की बात की, और बाकी ऑप्शन सब रॉन्ग है, खाली जो फर्स्ट है, ओनली फर्स्ट, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। यानी कि क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं की बात हो रही है, तो देखो पहला ऑप्शन है कि कंडीशनिंग ऑफ इलिसिटेड बिहेवियर डिफाइंस क्लासिकल कंडीशनिंग। सेकंड है कंडीशनिंग ऑफ इमिटेटेड बिहेवियर डिसाइड्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखो यहाँ पे हमें ये जो बात बोल रही है ना, ये हमें पावलोव की थ्योरीज की थ्रू बताया गया है। इसमें जो ये पावलोव की थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि जो एक इंसान कैसे, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँ तो, कि कैसे कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो कैसे डिफाइन होता है। जैसे एलिसिटेड की बिहेवियर की बात करें कि इसमें ये होता है कि जो दो चीज़ें, जैसे कि बात इसमें एग्जांपल दिया जाता है, डॉग का दिया जाता है कि एक डॉग फूड को देख के उसको, मतलब मुंह से जो उसकी स्लाइवा निकलता है, तो वो उसके बिहेवियर, यानी कि ऐसा जो इसमें फैक्टर होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि आपका जो फैक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड होता है। उसको चीज़ को करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। जबकि जो पावलोव की सेकंड थ्योरी बोली जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं, डॉग के ले सकते हैं कि अगर हम उसको कुछ सिखाते हैं, फिर बॉल फेंक के देते हैं, तो हम उसको प्रेज करते हैं, यानी कि उसको शाबाशी देते हैं। तो यहाँ पे उसका इमिटेट बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर दिखता है जिसके थ्रू हम उसे उस बिहेवियर को शो करने के लिए उसे फोर्स करते हैं। जबकि एलिसिटेड बिहेवियर में क्या होता है कि आप उसे कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ सही हैं, जो कि पावलोव की थ्योरी के थ्रू हमें समझ में आता है। और इसमें नॉट की बात की गई थी इस ऑप्शन में, और इसी वजह से जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, नीदर फर्स्ट एंड सेकंड, कि ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और इसमें नहीं की बात की गई थी। अब जब नहीं की बात हो रही है तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से ये जो नीदर फर्स्ट एंड सेकंड है वो यहाँ पे सही हो जाता है। अगर यहाँ पे हाँ ये पूछा होता है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड की बात होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ना ही फर्स्ट ऑप्शन सही दे रखा है, ना ही सेकेंड ऑप्शन सही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द मेथड ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हम जब किसी भाषा को असेस, यानी कि जब हम सीखते हैं,
असेसमेंट करते हैं उस भाषा का, यानी कि हम उसका आकलन करना चाहते हैं ये देखने के लिए कि किसी बच्चे ने जो भाषा की शिक्षा है, जो लर्निंग हो रही है, जो लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, वो सही हुई है कि नहीं, कौन सा मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये पूछ रहा है। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा क्योंकि इसमें नहीं की बात हो रही है। तो फर्स्ट है ओरल टेस्ट और सेकंड है रिटर्न टेस्ट। तो देखो यहाँ पे हम ओरल टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और रिटर्न टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ओरल टेस्ट से हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, रिटर्न टेस्ट से हम देख सकते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है उसे कितना आ रहा है, वो कितना करेक्ट लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है।